So students, today I will take up the new concept that is of waves. Wave क्या होता है? तो वेव का डेली लाइफ में अगर आप यूज़ देखो, पहली बात तो साउंड वेव, व्हाट आई एम स्पीकिंग इट इज़ कमिंग टू यू. तो दिस साउंड वेव इट इज़ कमिंग, साउंड एनर्जी इज़ कमिंग फ्रॉम माई माउथ. तो वो यहाँ से इट इज़ रीचिंग योर ईयर्स. तो वहाँ तो साउंड एनर्जी फ्रॉम माई माउथ एंड रीचिंग योर ईयर्स, इसके बीच में क्या किया, वो एनर्जी ने वेव का माध्यम लिया. थ्रू द मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इज वेव. तो वेव क्या है? इट इज़ ए मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. तो वन प्लेस टू अदर में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है बेसिकली ऑडियो एंड वीडियो इफेक्ट. अभी आज की डेट में मैं कर दूँ बेस्ट एग्जांपल क्या है, रेडियो पे आप जो चीज़ें सुनते हो या हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, या इवन वीडियो इफेक्ट, ये टेलीविज़न कैमरास एंड ऑल दैट, जहाँ पे भी कि ये इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है तो उसमें वेव का मोड ही लिया जाता है. करेक्ट. अब ये वेव जो होती हैं दे आर ऑफ टू टाइप. वन इज़ मैकेनिकल वेव, अदर इज़ नॉन मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिसमें मीडियम की आवश्यकता पड़ती है. दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, लाइक साउंड वेव और पल्स इन रूप. रूप में आप देखते हो पल्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं. रिपल्स ऑन दी वाटर सरफेस, ऑल दीज आर वेव्स. तो वेव इज अ मोड, माध्यम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. और बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम देखते हैं. आप जानते हो कि कोई नहीं मैच इज बीइंग टेलीकास्टेड, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑडियो वीडियो इफेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इवेंट से दूसरी जगह पूरी दुनिया में भेज दी गई. तो उसने क्या, किसका यूज़ किया, वेव फॉर्मेशन का. एनर्जी को जब भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा तो उसका माध्यम है वेव. एंड वेव इज ए टाइप ऑफ वाइब्रेशन क्रिएटेड इन द मीडियम, मीडियम हो या ना हो. करेक्ट. तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं. दिस वेव, वेव में क्या कर रहा हूँ, इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी को भेजने का क्या है, माध्यम है. कोई भी एनर्जी कहीं ट्रांसफ़र होगी तो आप इसी में इफेक्ट देखते हैं. जस्ट सी, आई टेक द एग्जांपल अदर थिंग, यू ड्रॉप ए स्टोन इन ए पॉन्ड. शांत लेक में आपने स्टोन ड्रॉप किया तो डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड. दैट डिस्टर्बेंस एट द सेंटर ऑफ पॉन्ड, जो स्टोन गिरने से हुआ, इट इज़ ट्रांसफर टू द साइड बैंक्स ऑफ द दैट पॉन्ड, उसके किनारे तक चला जाता है. तो दैट एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टोन ड्रॉप की जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, इट टेक द शेप ऑफ रिपल्स. तो वाटर रिपल्स जो फॉर्म्ड होती हैं, दे आर ऑल्सो द वेव फॉर्मेशन टू एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू फॉलिंग ऑफ स्टोन इनटू द लेक और पॉन्ड. तो वो डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया. इट इज़ ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. हम इसको ये भी कह रहे हैं कि डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम, disturbance created in a medium takes the formation, take the wave formation for its transfer, from one place to other, from one place to other, from one place टू अदर. एक जगह से दूसरी जगह भेजने का क्या है, माध्यम है. करेक्ट. ये भी हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का माध्यम है. करेक्ट. अब वेव में और एसएचएम, यहाँ पे देखोगे कुछ ऑसिलेशन की बात, वाइब्रेशंस क्रिएटेड इन द मीडियम. तो वो क्या करते हैं, ऑसिलेशंस. आप देखो ऐसे दिस मार्कर इज माई हैंड, तो ये ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा, तो ये एसएचएम है. ऐसे भी मूव का, तो ये भी एसएचएम है. अभी देखो ये एसएचएम है and this is also SHM, ऑसिलेशन में बात. बट अब देखिएगा, इस मार्कर को मैं लेके मैं चल दिया, वॉक कर रहा, नाउ इट इज वेव. तो आपने क्या देखा कि वंस आई एम वॉकिंग विद दिस SHM, तो ये वेव फॉर्मेशन किया. तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ रहा है, वन इज द स्पीड ऑफ द मार्कर एंड अदर इज द स्पीड ऑफ मी. तो मेरी स्पीड क्या है, वेव स्पीड है. मेरी स्पीड क्या है, वेव स्पीड है.
और जिससे ये मार्कर चल रहा है वो पार्ट की स्पीड है। तो दो वेलोसिटीज यहाँ पे आएंगी, ऑसिलेशन के साथ लीनियर मोशन है। तो वेव में हमेशा क्या होगा, ऑसिलेशन विद द लीनियर मोशन। तो इसमें इट्स ए कॉम्बिनेशन, आप क्या कहोगे, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेशन विद लीनियर मोशन, विद लीनियर मोशन, लीनियर मोशन के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो आप ये भी देख सकते हो, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेशन विद लीनियर मोशन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल, ये एक आइडिया भी आप रखोगे फॉर इट्स वेव फॉर्मेशन। अब इसमें नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, यहां तो ठीक है। वेव जो इक्वेशन होती है, वेव इक्वेशन क्या क्या होती है, वो रिजल्ट्स भी हम लोग देख सकते हैं। वेव इक्वेशन, अब देखिए यहां पे अगली चीज मैं क्या करूंगा, द वेव इक्वेशन, हाउ डज इट गो। वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। तो आप, मैंने अभी क्या कहा, एसएचएम की इक्वेशन के साथ लीनियर मोशन हो। तो एसएचएम की इक्वेशन आपने पहले भी देखा था, क्या था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये एसएचएम था। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बस एसएचएम। इसमें मैं क्या करता हूं, प्लस और माइनस के एक्स की बात लिख दूंगा। तो प्लस माइनस के एक्स जो है ये वेव की बात कर जाएगा, वेव वाली इक्वेशन में आएगा। तो प्लस माइनस के एक्स, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज फॉर वेव इक्वेशन। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस के एक्स, ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो यहाँ से वेव इक्वेशन आएगी। अब देखो ओमेगा इंटू टी, ये क्या होता है, थीटा। ओमेगा इंटू टी जो है ये एंगल थीटा की बात करेगा। तो के एक्स भी जो है ये भी थीटा की बात इसको करनी चाहिए। तो के एक्स इज ऑल्सो थीटा एंगल। तो दोनों टर्म यहाँ पे थीटा की बात करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ध्यान दो क्या हो रहा है, एक तो एसएचएम हो गया, दिस इज एसएचएम, और मेरा मोशन इसमें जुड़ गया प्लस माइनस के एक्स, तो ये वेव इक्वेशन आ गया। तो आप देखो इसमें ऑसिलेशन की बात है और फर्दर प्लस माइनस के एक्स आ रहा है। अब आप इसकी थोड़ा ध्यान देना, मैं अगर इसकी थीटा की बात करूँ तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज ओमेगा इंटू टी। तो मैं यहाँ से ओमेगा को क्या कहूँगा, ओमेगा इज थीटा अपॉन टी। ऐसे देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन क्या हो रहा है, थीटा इजकल टू के इंटू एक्स, थीटा इजकल टू के इंटू एक्स, विच इंप्लाइज के की वैल्यू क्या हो गई, के इज थीटा बाई एक्स। द रेशियो ऑफ एंगुलर पोजीशन एंड लीनियर पोजीशन इज के, और थीटा अपॉन टी क्या था, एंगुलर वेलोसिटी था। अब यहाँ देखो जब थीटा 2 पाई होगा तो टाइम पीरियड टी स्मॉल टी इज कैपिटल टी, ये टाइम पीरियड हो गया। जब थीटा आपका 2 पाई होता है तो टी की वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड हो जाती है। तो दिस थिंग वी कैन सी, समझ गए ना, ये वन टाइम पीरियड की बात होगी। टी इज द टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड इन वन ऑसिलेशन, एंगल कवर्ड इन वन ऑसिलेशन इज 2 पाई। अब देखो यहाँ पे उसी में वन टाइम पीरियड में जाओगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई वन टाइम पीरियड में, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा। तो आपके पास ये दो इक्वेशन जो आ रही हैं दे आर इंपॉर्टेंट। इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे, थोड़ा ध्यान देना कि ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। दिस थिंग फर्दर व्हाट आई सेड, इसके दूसरा जो इक्वेशन है ये दोनों में आप इफेक्ट दे सकते हो क्या, टाइम पीरियड और ओमेगा में रिजल्ट आ रहा है। तो दिस लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ की बात करेगा, और टी तो टाइम पीरियड हो गया, और 2 पाई द एंगल कवर्ड इन वन ऑसिलेशन। थीटा की वैल्यू जो 2 पाई होता है इट इज एंगल कवर्ड इन वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में जो एंगल कवर हो गया वही क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो दिस रिजल्ट्स वी कैन सी। तो वेव इक्वेशन एसएचएम में जो फर्क क्या होता है, एसएचएम में केवल ओमेगा टी था, यहाँ पे एक्स के साथ भी वेरिएशन हम लोग देखते हैं, नॉट ओनली विद टाइम इट इज ऑल्सो चेंजिंग द शेप विद एक्स। तो ये रिजल्ट आप देखेंगे फॉर द वेव, करेक्ट। नाउ आफ्टर दिस, जब हमें वैल्यू थीटा और एंगल की बात कर ली, अब इसको जो इक्वेशंस होते हैं, द कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन, अगली बात होती है क्या, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ
wave equation the same way what we have done for SHM की कंडीशन वैसे यहाँ भी होती है. कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन में पहला क्या होता है, फंक्शन shall be well defined for all values of x and t. x और t के सारे वैल्यूज के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड. तो फंक्शन शैल बी वेल डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t. अब देखो मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, तो भी फंक्शन वेल डिफाइंड हो, ये इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई आई एम पुटिंग द इक्वेशंस y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी, या कॉस भी हो सकता है. इट कैन बी साइन, इट कैन बी कॉस, बिकॉज साइन और कॉस फंक्शंस आर द टू फंक्शंस जो साइन की कोई भी एंगल लो, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ 1 डिग्री 5 डिग्री, ऑल द वैल्यूज लाई बिटवीन +1 to -1. तो ये लिमिटेड रेंज में आएगा, ये लिमिटेड है. साइन फंक्शन की रिजल्टेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी ऐसी नहीं आती कि कैनॉट बी डिफाइंड, या बहुत छोटी नहीं है कि इट कैनॉट बी डिफाइंड. तो ये टर्म वेल डिफाइंड होने चाहिए फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड t. दैट्स वाई साइन और कोसाइन फंक्शन प्राइमरली इसको डिफाइन करेंगे, ये आप याद रखेंगे. दूसरा इसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा. सेकेंड वन जो होता है दैट इज अ वेरी फंडामेंटल कंडीशन फॉर द वेव इक्वेशन. वो क्या होता है, d2y by dx square. Differentiate the wave equation respect to x. Double differentiate the wave equation, any equation respect to x. It shall be equal to 1 upon v square times d2y by dt square. ये टर्म बनेगा. फंक्शन को हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू t, और इसका जो रेशियो आएगा 1 अपॉन v आता है. फॉर द EM waves I write it as 1 by c square d2y by dt square for the EM waves. EM waves मतलब light, the waves which are moving with the speed of light. तो वहाँ पे v की वैल्यू क्या हो गई, c हो गई. दिस v becomes c. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो what I will say from here, I will say it as d2y by dx square upon, अगर आप देखिए ये वैल्यू d2y by dt square, इसका जो रेशियो अगर देखोगे तो ये टर्म क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वेयर और 1 अपॉन वी स्क्वेयर. ये टर्म रिमेन्स कांस्टेंट, ये टर्म रिमेन्स कांस्टेंट. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका यहाँ पे आता है. फंक्शन को हमने डबल डिफरेंशिएट कर लिया रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू टी, उसका जो रेशियो होगा दैट रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट द रेशियो इज डिफाइन द स्पीड 1 अपॉन सी स्क्वेयर. तो ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट. ये दोनों आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, कंडीशंस हैं फॉर द वेव इक्वेशन टू बी डिफाइंड. तो थोड़ा ध्यान देंगे आप कि वेव इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए ये रिजल्ट जरूरी है कि वो वेल डिफाइंड हो और डबल डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में, डबल डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में ये रिजल्ट आना चाहिए. अब इसमें एक चीज़ और बताएं आपको कैसे इसको याद रखोगे, तो ये ध्यान देना, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर में लिख दिया d2y बाई डी टी स्क्वायर. तो c कहाँ रहे, c द स्पीड, तो c इंटू टाइम क्या होता है x, तो c जिधर हो उधर ही t भी होगा, बिकॉज c इंटू टी इज x. मैं ये भी लिख सकता था 1 अपॉन वी स्क्वायर टाइम्स d2y बाई डी टी स्क्वायर. तो दो कंडीशन आप अप्लाई करते हुए ध्यान देना, और c t के साथ इन्वॉल्व होगा या वेलोसिटी टाइम के साथ इन्वॉल्व होगा, डायमेंशनली डिनोमिनेटर वैल्यू ऑल्सो विल बी इन टर्म्स ऑफ x डिस्प्लेसमेंट. इसलिए हम रिजल्ट देखते हैं, ठीक है. अब देखो k मैं क्या कहता हूं 2 पाई बाई लैम्डा. इट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेव नंबर, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेव नंबर. k is 2 पाई बाई लैम्डा, इट इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, ठीक है. मतलब वंस द वेव कंप्लीट वन ऑसिलेशन ना, जब भी वेव एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी, ध्यान दीजिएगा ऐसे, whenever wave is completing one oscillation, इसमें जो टाइम लगता है टाइम t, इट इज द टाइम पीरियड एंड डिस्टेंस x ही लैम्डा है, डिस्टेंस x इज लैम्डा एंड द एंगल कवर्ड, इसमें जो थीटा एंगल कवर्ड होता है दैट इज 2 पाई. तो ऑल दिस रिजल्ट्स हैपन
for the wave in one oscillation. Linear distance covered is lambda, time taken is time period and theta angle covered in this. देखो साइन कर्व जैसा है, तो साइन कर्व में वन ऑसिलेशन में टोटल एंगल कवर्ड विल बी योर 360 डिग्री ना, 2 पाई रेडियंस ही आ जाएगा. तो k इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर. ठीक है, और ये रेशियो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का. एक और टर्म ऐसे आप पढ़ते हो कि 1/λ, केमिस्ट्री में काफ़ी आता है. इट इज़ कॉल्ड लीनियर वेव नंबर. इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर वेव नंबर. एक लीनियर वेव नंबर, एक एंगुलर वेव नंबर है. तो लीनियर वेव नंबर अलग है ना, और एंगुलर वेव नंबर उधर डिफाइंड था. कहने का मतलब क्या है? लीनियर वेव नंबर क्या कहते हैं? नंबर ऑफ वेवलेंस in 1 meter distance or 1 centimeter distance, they are called linear wave number. तो लीनियर वेव नंबर ये ध्यान रखना, ऐसे आता है. कहने मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे. सपोज ऐसे समवेयर लैम्डा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो इसका लीनियर वेव नंबर क्या हो गया? लीनियर वेव नंबर ना, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन 1 मीटर कितने होंगे? ये 1/λ, तो 1, और लैम्डा को सेंटीमीटर को मीटर में करूँ तो 0.02 ना, तो कितना आ गया? ये कितना आएगा? ये तो डिस 100/2 क्या आ गया? 50. तो 2 सेंटीमीटर में जो एंगुलर वेव लीनियर वेव नंबर आएगा दैट वैल्यू इज 50. क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है ना. तो एक आइडिया रखना, हाउ डू वी गेट द रिजल्ट्स. तो मैंने एग्जांपल में लिया कि फॉर एनी वेवलेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर इसका लीनियर वेव नंबर क्या आएगा? 50 आएगा. ठीक है, ओके. रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द फंक्शन दे आर द सेम. अगर आप देखोगे तो बाकी वैल्यू सेम ही रहता है. तो जब भी वेव कोई प्रोपगेट करेगा, तो मान लो मैंने ऐसे लिखा, आई हैव रिटन द वेव गोइंग लाइक दिस. ऐसा कोई एक्सप्रेशन मैंने वेव का दिखाया, जस्ट सी दिस अ वेव. अब ये y वर्सेस x हो सकता है, कीपिंग t एस कॉन्स्टेंट. तो फंक्शन ऐसे आएगा, y वर्सेस x में दिया, इस केस में मैं t क्या मान लिया? कांस्टेंट. दोनों एक साथ वेरी करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. अब मैं दूसरा फंक्शन भी इसी के साथ ले सकता था, दैट इज द वेव इक्वेशन. ये देखिए, दिस इज y वर्सेस t, ये भी y वर्सेस x. अब करिएगा y वर्सेस x के रेस्पेक्ट में फंक्शन ऐसे जाएगा. सॉरी, y वर्सेस x तो मैंने कर लिया था, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? इसको y वर्सेस t करूंगा. तो y वर्सेस t जा रहा है, और यहाँ पे मैंने x को क्या मान लूंगा? ऐसे कांस्टेंट. आई विल टेक x कांस्टेंट. तो दोनों में वेव फंक्शन आता है, साइन फंक्शन आ रहा है. तो आपने एक बार t को कांस्टेंट रखा, एक बार x को कांस्टेंट रखा, वेव नेचर शेप इज सेम. दोनों में क्या आ रहा है? वेव शेप सेम आ रहा है. समझ गए? थोड़ा अगल बगल दिख रहा होगा, लेकिन ये दोनों सेम आप मान सकते हैं. तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, तो जैसे ये देखो, तो y इज इक्वल टू आप लिखोगे a साइन kx. ऐसे आपका आ गया, और यहाँ पे t मैंने क्या मान लिया? कांस्टेंट. ये फंक्शन है ये. समझ गए? और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है? एम्पलीट्यूड, आइदर प्लस ए और माइनस ए. समझ रहे हैं आप? ये चीज़ आ गई. दूसरा इक्वेशन जो है, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? व्हाट विल राइट हियर? जस्ट सी, इसके लिए लिखूंगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t है. टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करा, और x की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट. तो ये तो SHM वाली बात आपने पढ़ी ही थी. तो ये SHM वाली बात थी, जैसे कि दिस इज द प्लस a वैल्यू एंड डाउनवर्ड दिस इज माइनस a वैल्यू. तो प्लस a से माइनस a के बीच में वेरी कर रहा है, और दोनों को कंबाइन करके भी हम लोग रिजल्ट लिख पाते हैं. ठीक है, दैट इज दिस. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये चीज़ आ गई. करेक्ट. तो वेव इक्वेशन इन दोनों तरीके से लिखा जाएगा. मतलब उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है, either with respect to x or with respect to t, it can be done. अब थोड़ा इसकी एनालिसिस मैं करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा. तो डिटेल में थोड़ा बहुत हमने SHM में ही पढ़ा था, कंडीशन में पढ़ा था, तो वहाँ से मैं डिफाइन करूँगा. मालूम मेरे पास y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू 20 साइन
100 पाई टी माइनस 50 पाई एक्स, ये चीज़ आ गया आपके पास। ये वेव क्वेश्चन है। फॉर दिस वेव क्वेश्चन इफ आई आस्क यू द कंडीशंस, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड, लैम्डा के, ऑल द रिजल्ट्स यू कैन सी, ये सारे रिजल्ट को आपको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जस्ट सी द थिंग, आप इसका एम्पलीट्यूड ए देखो तो ये एम्पलीट्यूड ए होगा, दैट इज 20 यूनिट्स। ओमेगा देखिए क्या आ गया, ओमेगा इज 100 पाई, यस ओमेगा इज 100 पाई। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2 पाई एफ, दिस इज ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आ गया। टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ गया 1/50 सेकेंड्स। अब लैम्डा देखो और के देखो, के इज 50 पाई, और के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा क्या आ गया व्हाट इज द लैम्डा यू विल गेट 1/25, तो लैम्डा इज 1/25 मीटर्स। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते थे। ऑल दिस इंफॉर्मेशंस वी गेट। अब थोड़ा ध्यान देना, दिस वेव इस इसमें माइनस साइन से डायरेक्शन की, कई बार डायरेक्शन पूछेगा, डायरेक्शन, तो यहाँ पे दिस वेव इज गोइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वेव जाएगी तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। वाई इट हैपेंस, बिकॉज वन द वेव इज गोइंग टूवर्ड्स राइट, उसकी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो आप देखो एक्स बढ़ रहा है और टी भी बढ़ रहा है, बोथ द वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, लेकिन फेस को कांस्टेंट रखना है। फेस को क्या रखना है, फेस मतलब एंगुलर पोजीशन हैज टू रिमेन कांस्टेंट इनिशियल वैल्यू के लिए, समझ गए। तो आप फेस को कांस्टेंट रखना है, फेस को कांस्टेंट रखना है यहाँ पे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, फेस को कांस्टेंट रखना है तो एक्स बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन का रखना जरूरी है। दिस वैल्यू हैज टू रिमेन कांस्टेंट, समझ गए। तो कांस्टेंट रखने के लिए, इस फेस को कांस्टेंट रखने के लिए दिस रिक्वायर्ड माइनस साइन, क्योंकि जो फेस होता है एंगुलर पोजीशन फेस, इट हैज टू रिमेन कांस्टेंट फॉर वेव शेप अनचेंज्ड। अगर वेव शेप को अनचेंज रहना है तो इसका एंगुलर पोजीशन जो होगा वो फिक्स रहेगा, दैट वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान कांस्टेंट होने के लिए ओमेगा टी प्लस माइनस जो टर्म है, तो यहाँ पे देखो एक्स बढ़ रहा था क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स भी बढ़ रहा है, इधर टी भी बढ़ रहा है, तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे, दैट्स वाई देयर से माइनस साइन। तो जब भी माइनस साइन आएगा यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस होगा, तो वेव इज गोइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आप ध्यान देंगे, करेक्ट, गेटिंग इट। नाउ आफ्टर दिस, मुझे अगर स्पीड ऑफ द वेव, वेव स्पीड क्या होता है v, 9th क्लास में आपने पढ़ा था एफ लैम्डा, v इज एफ लैम्डा, एफ कितना है 50, लैम्डा क्या है 125, एफ इज 50 एंड लैम्डा इज 1/25, तो क्या गया जी ये यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। एंड दिस v इज ऑल्सो इक्वल टू, अब देखो ओमेगा बाई के भी आएगा, v इक्वल टू ओमेगा बाई के से करो तो वही रिजल्ट आएगा, ओमेगा बाई के इज 100/50, दैट इज अगेन 2। तो इस वेव की एनालिसिस हम दोनों टर्म से देख सकते हैं, वेव फंक्शन की एनालिसिस फॉर द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन एंड वेव वेलोसिटी कैसे आ गई, गेटिंग इट। तो ये सारे रिजल्ट का हम लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो हमने अप्लाई किया करेक्ट है, बोलो। अब इसमें यहाँ तक जो वेव क्वेश्चन हमने यूज़ किया है, इसको फर्दर हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन आ रही, वेव शेप रिमेन्स अनचेंज्ड एंड ऑल, ठीक है ना, ये ठीक है, हो जाएगा। नाउ आफ्टर दिस
हमारा जो इक्वेशन था y इक्वल टू क्या था जी 20 साइन क्या था जी 100 पाई t माइनस 50 पाई x, दिस वॉज मैंशनड। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी होती तो क्या लिखता, तो पार्टिकल वेलोसिटी इज dy बाई डी टी। एक है वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी हमने क्या देखा था, दिस वेव वेलोसिटी वाज v इक्वल टू एफ लैम्डा, पार्टिकल वेलोसिटी dy बाई डी टी अगर देखते हो आप तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ गया 20 इंटू 100 पाई कॉस, क्या आ गया कॉस आ जाएगा 100 पाई टी माइनस 50 पाई एक्स, ये आ जाएगा हमारा। जब डी वाई बाई डी टी रखते हैं तो हम एक्स को क्या मान लेते हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, सच एक्स को कांस्टेंट रख लेंगे, समझ गए ना। तो अगर हमने यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी लिख रहे हैं डी वाई बाई डी टी, तो देखो दिस और ये टर्म आ जाएगा और एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है, समझ गए, एक्स को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग कहते हैं ये वैल्यू हम हटा सकते हैं इसको, समझ गए। तो दिस वैल्यू विल बी देयर, मतलब पूरे टर्म में ये टर्म आ जाएगा आपके पास एज सच। अब देखो ये तो आ गया, दिस वैल्यू इज क्या 20 इंटू 100 पाई कॉस 100 पाई टी, ये टर्म आ गया। दिस द पार्टिकल वेलोसिटी, ये क्या हो गया पार्टिकल वेलोसिटी आ गई। तो पार्टिकल वेलोसिटी की जगह मैक्सिमम वैल्यू करोगे, इसका केवल ये टर्म एम्पलीट्यूड आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 100 पाई, तो क्या आ गया 2000 पाई मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो अगर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी मुझे जानना होगा तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, विल डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कीप एक्स एज कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट रखते हुए और इसको डिफरेंशिएट कर दी। ये वेलोसिटी जो आ गई ये पार्टिकल वेलोसिटी है। और वेव वेलोसिटी आपने देखा ही था, वेव वेलोसिटी व्हाट आई हैव सेट, दिस इज ओमेगा बाई के, ये क्या कहता है 2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, ये चीज़ है। तो वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी क्या करती है वेरी करती है, पार्टिकल वेलोसिटी कैन इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन जीरो, वो भी आ सकता है। पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेस, ध्यान देना। तो पार्टिकल वेलोसिटी है जो कि डी वाई बाई डी टी है, ये आप देखो तो एस एच एम जैसी बात, इट चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करता है। अगर मैं इन दोनों पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को अलग अलग समझाऊं कि व्हाट दे आर, तो उसको भी आप थोड़ा देख सकते हो कि व्हाट इज पार्टिकल वेलोसिटी एंड व्हाट इज वेव वेलोसिटी। थोड़ा सा एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करिएगा कि देयर इज ए पॉन्ड लेक, शांत पड़ा है, हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया तो रिपल्स आर फॉर्म्ड। दोस रिपल्स जो थे आफ्टर द डिस्टर्बेंस हैपेंड दे मूव रेडियली आउटवर्ड टुवर्ड द बैंक शोर ऑफ द पॉन्ड और लेक, दूर जाते हैं। अब आप क्या करो, जो रिपल्स बने थे, आप थोड़ा हाइट पे थे कहीं से, उसमें यू ड्रॉप सम पीसेस ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ दिस से पेपर या फ्लावर पेटल्स, छोटे छोटे फ्लावर पेटल्स डाल दो उसके ऊपर। तो जैसे जैसे ऑसिलेशन होगा तो यू विल फाइंड कि फ्लावर पेटल्स और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर वहीं ऑसिलेट कर रहे हैं। तो फ्लावर पेटल्स जिस स्पीड से ऑसिलेट कर रहे हैं दैट इज द पार्टिकल वेलोसिटी, और रिपल जो रेडियली आउटवर्ड गया दैट इज द वेव वेलोसिटी। अब आप देखो यू हैव ड्रॉप्ड सम फ्लावर पेटल्स और वेव देयर। अब 10 मिनट बाद रिपल्स डिसअपीयर्ड, रिपल्स क्या हो गए डिसअपीयर्ड हो गए, डिस्टर्बेंस सारी कहाँ हो गई किनारे लग गई। नाउ व्हाट यू फाइंड कि जैसे रिपल डिसअपीयर्ड हुए तो आपके जो फ्लावर पेटल्स थे या आपके जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर थे वो किनारे नहीं गए, वो वेव के साथ आगे प्रोपगेट हो गए। जो रिपल्स के साथ फ्लावर पेटल्स थे और जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर थे वो किनारे नहीं गए, मतलब दिस फ्लावर पेटल्स की जो स्पीड थी वो पार्टिकल की स्पीड थी, पार्टिकल ऑफ द मीडियम ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, समझ गए, एक वेव वेलोसिटी होती है, एक पार्टिकल वेलोसिटी होती है, तो दोनों का अलग अलग अपना सिग्निफिकेंस है। दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड, करेक्ट। अब इसके बाद वंस वी हैव दिस वैल्यूज, जो स्पीड की बात आ गई ना, अब आप देखोगे वेव आर बेसिकली ऑफ टू टाइप। वेव जो होती है
एक होती है मैकेनिकल वेव, वन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। तो जो मैकेनिकल वेव होती है इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो मैकेनिकल वेव्स ऑलवेज रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। देयर आर सम वेव्स दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम, दे आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल, अदर इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल। तो वेव दो तरह की होगी, वन इज मैकेनिकल एंड अदर इज नॉन मैकेनिकल। दो वेव होगी, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों के एग्जाम्पल देखो, मैकेनिकल वेव, इफ आई टॉक ऑफ द मैकेनिकल वेव तो आप देखोगे एग्जाम्पल इसकी क्या आएगा। तो मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल इज साउंड वेव। साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल है। साउंड वेव कैन नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं हो सकता साउंड वेव, समझ रहे आप? साउंड वेव। फिर देखो मैंने कहा कि वेव्स इन स्ट्रिंग ऑफ वायलिन गिटार, वायलिन गिटार में जो वेव्स आ रही हैं वो भी आपकी ऐसे आ रही ना। नॉन मैकेनिकल जो वेव है इसके एग्जांपल में लाइट, सनलाइट और इवन यू से हीट रेडिएशंस, तो दे डू नॉट रिक्वायर द मीडियम, हीट रेडिएशन। मतलब ईएम वेव्स जो होती हैं दे आर नॉन मैकेनिकल, ईएम वेव्स आर नॉन मैकेनिकल, उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और मैकेनिकल वेव्स दे रिक्वायर द मीडियम। तो सिंपल फॉर्म में इस तरह से भी याद रखोगे दिस प्रॉपर्टीज। अब मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं दे यूज द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, वन इज इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम को यूज करती हैं मैकेनिकल वेव्स। दे यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक वेव है, डिफॉर्मेशन करेंगे वेव में मीडियम में, उसको रीगेन करने की टेंडेंसी आएगी। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन मैकेनिकल वेव, करेक्ट। और दूसरा क्या होता है? इनर्शिया। इलास्टिसिटी और इनर्शिया प्रॉपर्टी से मैकेनिकल वेव प्रोपगेट करेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, जो कि मैकेनिकल वेव के प्रोपगेशन में करेंगे। और जहाँ पे हम लोग अभी प्राइमरली मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं, समझ गए? तो थोड़ा सा ध्यान दें कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या करती है। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी causes the F restoring force to remove डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए आपको इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी चाहिए, तभी वेव आगे प्रोपगेट करती है। मैंने कहा रिपल्स बने, तो रिपल्स वाटर सरफेस पे फॉर्म हुए, फिर बाद में डिसअपीयर हुए। तो उसको किसने डिसअपीयर किया? बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर ने वहाँ पे जो था उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, उसने उसको रिगेन करके ऐसा होने दिया। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जरूरी होती है। उसके साथ वेव में क्या स्टोर होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और डिफॉर्मेशन विल बी देयर ना। तो इलास्टिसिटी कॉज रिस्टोरिंग फोर्स टू रिमूव द डिफॉर्मेशन एंड हेंस इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी causes potential energy stored in the wave। वेव में जो इलास्टिसिटी की पोटेंशियल एनर्जी होगी ऐसे आएगी ना। फिर अगली बात मैं क्या कर रहा हूँ? इनर्शिया। इफ आई टॉक ऑफ इनर्शिया, तो जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया कॉजेस द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो बात होगी इनर्शिया से आएगा, यानी मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो मास जो एसोसिएट होता है उससे से क्या जाता है? काइनेटिक एनर्जी। सिमिलर टू द स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट, आप समझो स्प्रिंग ब्लॉक पे स्प्रिंग में क्या थी एसोसिएटेड? दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। और ब्लॉक के साथ क्या था? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का कोरिलेशन ऐसे आता है, दैट थिंग वी कैन सी।
तो इनर्शिया और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए वी कैन हैव दिस इफेक्ट, करेक्ट। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि इनर्शिया प्रॉपर्टी काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ना, और ये क्या करेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वे में थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब on the basis of their oscillation, on the basis of the direction of oscillation, these waves are also categorized in two parts. कैसे? waves को हम ऐसे भी कैटेगराइज करते हैं on basis of oscillation, on basis of direction of oscillation, on the basis of direction of oscillation wave को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव, एक को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, दैट थिंग वी कैन सी। ट्रांसवर्स वेव जो आएगा उसको हम लोग देख सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ऐसे ही होता है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वाई एक्सिस पे और वेव प्रोपगेट करती है एक्स एक्सिस पे। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वे में लाइन ऑफ ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो हम ट्रांसवर्स वे में कहेंगे पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग वाई एक्सिस, तो दिस इज लाइन ऑफ ऑसिलेशन। तो वाई एक्सिस जो हो गया इसका, इट इज लाइन ऑफ ऑसिलेशन, इट इज लाइन ऑफ ऑसिलेशन। तो लाइन ऑफ ऑसिलेशन जो हो गया वो वाई एक्सिस आ गया। और एक्स एक्सिस क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एक्स एक्सिस क्या है, इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो दो चीजें आप याद रखिएगा, वाई एक्सिस इज द लाइन ऑफ ऑसिलेशन एंड एक्स एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव किधर गई वो एक्स एक्सिस से, दोनों पार्ट यहाँ पे आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखो तो व्हाट आई से, मेरे पास ये मार्कर ऐसे है मेरे हाथ में, नाउ इट इज ऑसिलेटिंग अलोंग वाई एक्सिस बट आई एम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वाई एक्सिस पे और मैं खुद किधर जा रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे। मेरी स्पीड क्या है, दैट इज द वेव वेलोसिटी, और मार्केट स्पीड क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी। बोथ आर गोइंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखिएगा। वेव प्रोपगेट कर गई किधर, वाई एक्सिस पे ना। तो वेव जो प्रोपगेट कर रही है यहाँ पे, अब आप देखें ये इधर जा रही है और ये इसके बीच का एंगल क्या आ गया आपके पास, 90 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और लाइन ऑफ ऑसिलेशन दे आर परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो आप देखेंगे हमेशा दिस दे आर एट 90 डिग्री, करेक्ट। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना कि वेव में ट्रांसवर्स वेव जो होगी ऐसे आती है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव अगर देखोगे आप तो व्हाट दे आर, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव में ईएम वेव्स, ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। मतलब लाइट और हीट जो होती हैं ईएम वेव्स, दे आर ट्रांसवर्स वेव, करेक्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा। या रिपल्स ऑन द वाटर सरफेस जो है वो भी ट्रांसवर्स है। इनफैक्ट ये दोनों होता है, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, दे आर ऑल्सो ट्रांसवर्स। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसवर्स वेव का प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों कैसे कोरिलेट हो रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करूंगा, ऑन दी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, दे ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जो लाइन ऑफ जिस लाइन में वेव वेलोसिटी जाती है उसी लाइन में ऑसिलेट भी करती हैं। तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब कि वेव प्रोपगेशन, वेव वेलोसिटी एंड लाइन ऑफ ऑसिलेशन, लाइन ऑफ ऑसिलेशन दोनों आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों लोग एक ही दिशा में होते हैं। ऑसिलेशन लाइन और वेव वेलोसिटी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन।
अब आप इसको कैसे देखोगे, हाउ डू यू सी, देखो मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर इज ऑसिलेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस और मैं जा भी रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, तो ये हो गया दैट इज द योर लॉन्गिट्यूडनल वे। तो लॉन्गिट्यूडनल वे में ऑसिलेशन लाइन और मेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों सेम है, डायरेक्शन आ सेम ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है दे कॉजेस चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम में डेंसिटी को क्या करता है, चेंज करता है। दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव इट कॉजेज द चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की डेंसिटी चेंज करेगी। तो ये क्या होता है, प्रोपेगेट्स via compression, it propagates via compression and rarefaction, compression and rarefaction मोड से ये ट्रैवल करता है, compression and rarefaction। compression is the position of maximum density, यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, कंप्रेशन पे डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और रेयरफैक्शन पे जो डेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी। तो दो पॉइंट्स होते हैं वेयर द डेंसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। मान लो इफ देयर इज नो वेव द डेंसिटी ऑफ मीडियम विल रिमेन कांस्टेंट सेम, बट जैसे ही वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट करेगी तो देयर विल बी द पोजीशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी एंड रेयरफैक्शन इज द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेंसिटी। इन दोनों के थ्रू लॉन्गिट्यूडनल वेव जाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्राइमरली दे आर मैकेनिकल। साउंड की बात मैंने कही, साउंड वाले में जो डायरेक्शन होगा मैंने कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन पॉइंट्स इट गोज लाइक दिस। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो मैं क्या कहूँगा इसको, वन इज साउंड, साउंड ये है वेव है, समझ गए ना, साउंड इज वन ऑफ द थिंग कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इन पल्स इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो एनर्जी प्रोपगेट करेगी अलोंग इट्स लेंथ दैट इज आल्सो लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल एनर्जी को हम ऐसे देख पाते हैं, तो दैट थिंग वी हैव। तो लॉन्गिट्यूडनल एनर्जी को हम कैसे यहाँ पे देखेंगे वेव्स में, ये रिजल्ट कैसे करोगे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है जी। तो हमारे पास एक अप्रोच मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, और थोड़ा बहुत बेसिक ऑफ वेव इंफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द वेव प्रोपगेशन कंडीशन, ठीक है। अब इसके बाद व्हेनेवर दिस वेव्स आर गोइंग, और इसकी जो इक्वेशन होती है, हमने क्या, मैं ऐसा वेव इक्वेशन लिख सकता हूँ, y इक्वल टू ए tan kx माइनस ओमेगा टी। क्या इट बी द वेव इक्वेशन, उसमें kx भी है ओमेगा टी है लेकिन tan फंक्शन आ गया, इट कांट बी वेव फंक्शन, ये कांट बी वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन नहीं हो सकता, बिकॉज आप जानते हो tan फंक्शन जो होगा वो वंस वी गो फॉर sin 90, sin 90 सॉरी tan 90, देखो tan 90 क्या हो गया, इफ आई गो फॉर tan 90 तो दिस इज sin 90 over cos 90, cos 90 term will go towards 0, तो ये term will tend towards infinity, तो फंक्शन जो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये वेव इक्वेशन कभी भी tan, cot, sec, cosec में नहीं जाएगा, ये केवल किस में रहेगा, साइन और cos में, इनके रेसिप्रोकल sec या cosec में भी नहीं जाएगा। और कुछ फंक्शन लिमिटेड कंडीशन में कहीं पे आएंगे तो उसको आप डिफाइन कर सकते हो, बट ये थोड़ा ध्यान देना, tan, cot, sec, cosec दे आर नॉट, बट हाँ साइन कोसाइन इन जनरल आपको मिलेगा। कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आते हैं द लिमिटेड कंडीशन, वो भी हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, फॉर द पल्स इंफॉर्मेशन दैट वी सी। तो ये एक आइडिया आपको थोड़ा ध्यान देना वेव्स का, करेक्ट ना। अब जब वेव का हमने कुछ और जैसे गिटार, वायलिन इंस्ट्रूमेंट है, आप देखते हो कि वंस वी हिट इट तो वहाँ पे वेव प्रोपगेट करती है, तो वो जो प्रोपगेट करती है तो ऑसिलेशन लाइन गिटार वाला इंस्ट्रूमेंट में और द वेव प्रोपगेशन लाइन, तो आप देखोगे तो वो ट्रांसवर्स वेव है। एनी वेव
जो कि गिटार वाले इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा होकर वो भी क्या है, ट्रांसवर्स वेव। और ये एक आइडिया हमने आपको दे दिया, ठीक है, इट इज। तो आपका जो फंक्शन है और वेव इक्वेशन, ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, करेक्ट। अब देखो, जब भी कोई वेव था तो हमने एक टर्म थोड़ा ध्यान देना, मैंने ये क्या कहा था, इफ वेव शेप डज नॉट चेंज, तो वेव का शेप और साइज कुछ भी चेंज ना हो तो उसका जो वो होता है, देखिए फेस, एंगुलर पोजिशन, फेस की वैल्यू जो होगी ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, कई बार कोई फाइव वैल्यू भी आएगा, दिस ऑल शैल रिमेन कांस्टेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि वेव इक्वेशन अगर कभी भी वो जो रह रहा है इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो नेट इफेक्ट जो आता है ये वैल्यू क्या रहनी चाहिए, उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसको आप हमेशा ध्यान देंगे। इसीलिए जैसे मान लो हमने वेव की बात जो कही, इफ आई गो फॉर द वेव इक्वेशन, तो ये एक वेव इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, ऐसे दिखेगा, दिस इज द वेव इक्वेशन, समझ रहे। अब मैं यहां से एक वेव इधर भी लिखूंगा, करेक्ट। इसका जो y वर्सेस, अगर मैं x में इक्वेशन लिख दूं तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये मैं इसको लिख सकता हूँ y वर्सेस x में, समझ रहे आप। तो दिस वेव इज गोइंग अलॉन्ग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे वेव जा रही है, समझ रहे, गेटिंग दिस। अब देखिएगा ये वेव, अगर ये वेव इधर जा रही होती इन दिस डायरेक्शन, तो अब देखिए हियर एक्स इज निगेटिव माइनस एक्स एक्सिस पे, अब आप क्या देखोगे, y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या होगा, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी आएगा, समझ गए। तो ये टर्म यहाँ पे क्या आएगा, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा, वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाएगा तो आप देखोगे प्लस साइन आ रहा है, बिकॉज x इज नेगेटिव, s की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, नेगेटिव आ गई ना। तो ये इक्वेशन आपका ऐसे बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये वेव इक्वेशन इसमें और दूसरा वाला ये डॉटेड वाला भी करंट वेव में सही होगा, तो बोथ आर इफ दे आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, समझ गए। और ये वेव इधर चली गई, समझ गए। अब यहाँ पे अगर मेरे पास जैसे ये वाला फंक्शन था, मैं दूसरा वेव इक्वेशन ऐसे लिखता हूँ, जब देखिएगा y इक्वल टू ये था, अगर मेरा वेव इक्वेशन ऐसे था, देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे x आगे बढ़ रहा है तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे देखोगे x आगे बढ़ तो y की वैल्यू निगेटिव हो गई, हियर y इज गेटिंग निगेटिव। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड वाला था, दोनों चीज बता दी। ये तीसरा मैं देख रहा हूँ, देखिए तीसरे वाले में आप आगे बढ़ रहे हैं तो x आगे बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू निगेटिव आ रही, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, अब ध्यान है ये क्या आ जाएगा, a साइन माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, मैं इसको ऐसे लिख दिया, देखो ये के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी था। तो कैसे देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे आप, फॉर दी वाई इंक्रीज, एक्स की वैल्यू इंक्रीज पे वाई की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसलिए माइनस साइन को हमने टर्म यहाँ पे यूज किया। तो इस वाले इक्वेशन को सारे इक्वेशन का जो शेप है साइन फंक्शन में कैसे क्या आएगा, दैट ऑल्सो आई हैव डिफाइंड, ठीक है। इसको भी हम विद द रिजल्ट कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस वाज बेसिक ऑफ द वेव इक्वेशन, फंडामेंटली जो हमने डिराइव किया इसको किया। फर्दर इसके बाद हम लोग इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस फॉर वेव स्पीड और साउंड की स्पीड एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ऑल दैट विल सी। तो इसको यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किया। थैंक यू।